हर चुनाव में मुगल काल का कोई ना कोई बादशाह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनने में मदद करता है। इस बार महाराष्ट्र में चुनाव है। कुछ लोगों ने फोन पर गुजरात में पैदा हुए मुगल शासक औरंगजेब का स्टेटस लगा लिया और बवाल हो गया। इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष औरंगजेब ही होने वाले हैं, ये तय है। औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। हर राज्य और जिले के लिए बिल्कुल अलग अलग मुगल बादशाह सेट हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए बाबर और अकबर फिक्स है, वैसे ही महाराष्ट्र के लिए औरंगजेब का चयन किया गया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जिस औरंगजेब के बारे में ये बताया जाता है कि वो रोज जब तक 10,000 ब्राह्मणों के जनेऊ नहीं देख लेता था तब तक खाना नहीं खाता था, तो क्या औरंगजेब इतना ही खतरनाक था? अगर वो रोज 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करता था तो फिर 49 साल उसने राज किया, इतने सालों में कितने ब्राह्मणों को मार डाला? औरंगजेब मंदिर क्यों तोड़ता था? जब वो मंदिर तोड़ता था तो फिर मंदिर बनवाता क्यों था? जब औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था तो फिर वो सबसे अच्छा वीणा कैसे बजा लेता था? जब वो हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था तो फिर उसके सेनापति राजपूत कैसे थे? औरंगजेब और मराठों का वो क्या किस्सा था जिसे आप महाराष्ट्र में जिंदा करके हिंदुत्व वाली पार्टी वोटों का शिकार करने के लिए तैयार बैठी है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रज्ञा मिश्रा एक निडर, साहसी, ईमानदार और प्रतिभाशाली पत्रकार हैं, साथ ही मैच्योर और तहजीब याफ्ता भी। मगर गलती लगना इंसानी खासियत में से एक है। इन्होंने कल एक वीडियो बनाया था, औरंगजेब अच्छा था या बुरा। वीडियो में इन्होंने औरंगजेब के मुताबिक बहुत सटीक टिप्पणी की थी, मगर जजिया और ज़कात के मामले में इन्होंने औरंगजेब को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था कि ज़कात 2.5% होती है और जजिया 5%। जजिया कर, अब बात जजिया कर पर भी कर लेते, क्योंकि जजिया कर के बारे में औरंगजेब से जुड़ी हुई कहानियां बहुत सारी कही जाती हैं। दोस्तों, जो जजिया कर अकबर ने राजपूत कन्या जोधा से विवाह करने के बाद खत्म कर दिया था, वो कर दोबारा औरंगजेब ने लगाया। जजिया कर मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। औरंगजेब के अत्याचार की कहानी बताते हुए पूरे जजिया कर के बारे में कभी नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ उच्च वर्ग को इस कर से छूट थी। इतिहासकारों के मुताबिक जजिया कर उस समय के हिसाब से था। इसके 3 स्तर थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे से बाहर थे। इनके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा धार्मिक कर ज़कात था जो हर अमीर मुसलमान को देना जरूरी होता था। आज के हिसाब से जजिया कर एक पक्षपाती कर है, क्योंकि इसमें हिंदुओं को 5% और मुसलमानों को 2.5% कर चुकाना होता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन औरंगजेब के बारे में ये बताते समय हिंदू मुसलमान को बांटने वाले मुसलमानों पर लगने वाले ज़कात के बारे में छिपा ले जाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रज्ञा मिश्रा को ये बताना चाहता हूँ कि ज़कात की रकम 2.5% जो बताई गई है वो सालाना बचत पर है। इसके अलावा ज़कात की 4 किस्में और होती हैं, यानी ज़कात की दर 2.5% से लेकर 20% तक बनती है। पहला, वार्षिक बचत और कारोबार में लगी हुई पूंजी पर 2.5% ज़कात बनती है। दूसरा, मवेशी यानी पशुओं पर उनकी संख्या के मुताबिक ज़कात बनती है। तीसरा, खेती और फलों पर ज़कात जो दी जाती है उसमें बारिश के सहारे जो फसल उगती है, पैदा होती है, उस पर 10% ज़कात बनती है और जो फसल सिंचाई द्वारा उगाई जाती है उस पर 5% ज़कात है। चौथा, खनिज। अगर किसी की जमीन में कोई खान निकल आई तो खान से निकलने वाले खनिजों पर 20% ज़कात बनती है। 5वां है गड़े खजाने पर ज़कात।
अगर किसी के घर में गड़े हुए खजाने निकलते हैं, हालांकि उनके बाप दादा ने ही धन को गाड़ रखा हो, जैसा कि पुराने जमाने में सोने और चांदी के सिक्कों को लोग जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे, क्योंकि उस जमाने में बैंक नहीं हुआ करते थे। उस गड़े हुए खजाने पर भी 20% ज़कात बनती है। मैं औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाह से ये उम्मीद कतई नहीं कर सकता कि वह ज़कात की वसूली में किसी तरह की नरमी बरतता रहा हो। मेरी बात यहीं खत्म हुई। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।